Hello students, myself Ukmaram, lecturer in Civil Engineering Department, Government Polytechnic College बीकानेर। जैसा कि आपको पता है ई लेक्चर की सीरीज अपन ने चला रखी है, अपन पढ़ रहे हैं 1 by 1 करके। और अपना सब्जेक्ट अभी जो चल रहा है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर चल रहा है, जो कि थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है CE 310। वो अपन पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है पूरा और इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स है जिनको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी जो अपना एक चैप्टर में कंप्लीट कर चुका हूँ, हो सकता है कई लोग इसको नए नए बच्चे देख रहे हो, उनको पता चल जाए कि पहले मैंने इसी सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर के 11-12 लेक्चर बना के डाल रखे हैं। और अभी जो चल रहा है वो सेकंड चैप्टर है, जिसका ये तीसरा लेक्चर। इससे पहले भी 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन 2 लेक्चर में अपन ने जो देखा है वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं उसके बारे में, कि उन 2 लेक्चर में क्या देखा है अपन ने। ये था सेकंड चैप्टर, जिसमें फर्स्ट ये लोड अपन ने देखे थे, इसके बारे में डिस्कस किया था कि लोड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक लोड, और फिर डायनेमिक के आगे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक लोड्स। इसी तरीके से अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे अपन डिफाइन करते हैं, कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब पहले अपन देखें कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है कि जब कोई बॉडी पे लगने वाले फोर्सेज का रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो जाए, यानी किसी भी सिस्टम पे लगने वाले बलों का जो परिणामी बल है वो जीरो हो जाए। फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो कि एक फोर्स सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे फोर्स लगते हैं किसी वस्तु पर, और अगर उन फोर्स का जो परिणामी फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, उसका मान अगर जीरो हो जाए तो अपन कहते हैं कि वो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम आगे 2 टाइप का, स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको समझना है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है कि जब वस्तु स्टैटिक कंडीशन में हो, यानी वस्तु स्थिर अवस्था में हो, और फिर उस वस्तु पर जो बल लग रहे हैं उन बलों का यदि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वो कहलाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऐसे ही कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब जब वस्तु गति अवस्था में हो। मैं बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ। स्टैटिक का मतलब स्थिर अवस्था में, यानी वस्तु को स्थिर अवस्था में है या स्थिर अवस्था में रखने के लिए वस्तु पे जो बल लगाए गए हैं, अगर उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वो वस्तु कहलाएगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और यदि किसी वस्तु जो कि गतिशील है उसको गतिशील अवस्था में रखने के लिए या उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यदि फोर्सेज का जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो हो जाए, यानी उन पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए, तो उसे अपन कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अपने यहाँ जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो तो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है, वो स्टैटिक कंडीशन में, और बिल्डिंग में भी वो काम आता है। बिल्डिंग में तो वो तब काम आता है जब नॉर्मल डेज है, जैसे अभी बैठे हैं अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है? स्टैटिक कंडीशन है बिल्डिंग की, यानी जो बिल्डिंग का लोड है, टोटल लोड, वो नीचे की तरफ लग रहा है, और जो सॉइल का जो बेयरिंग कैपेसिटी, जो सॉइल प्रेशर है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर दोनों बराबर है तो बिल्डिंग स्टैटिक कंडीशन में है, यदि ये इक्विलिब्रियम में है। यदि अपन बात करें अर्थक्वेक के टाइम की, यानी जब भूकंप आ रहा है तो भूकंप आने के समय बिल्डिंग वाइब्रेट करती है, तो वो वाइब्रेशन मोशन में होती है, वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं रहती, उसमें फिर मोशन होता है वाइब्रेशन की फॉर्म में। जब वो मोशन होता है उस टाइम पे भी बिल्डिंग अपनी इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, अदरवाइज बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो अपन चाहते हैं बिल्डिंग उस समय भी इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, साम्य अवस्था में रहनी चाहिए। तो वो साम्य अवस्था में कैसे रहेगी? वो साम्य अवस्था में रहने के लिए उस पर जो फोर्स लग रहे हैं उस समय, वाइब्रेशन के समय जो उस पर फोर्स लग रहे हैं, उन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए, या अपन कहें उन सब का जो रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल है, वो उसका मान जीरो होना चाहिए। अगर वो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तभी अपन कहेंगे कि वो स्ट्रक्चर जो कि वाइब्रेट कर रहा है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। और जब वो इक्विलिब्रियम में होगा तभी उसका कोलैप्स नहीं होगा। जब इक्विलिब्रियम नहीं होता है तभी उसका कोलैप्स हो जाता है, और अपन देखते हैं कि अर्थक्वेक के समय कई बार पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती, गिर जाती। तो कहने का मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम अपने लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो नॉर्मल डेज में, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो अर्थक्वेक के समय।
अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द इक्विलिब्रियम। जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि बॉडी पे लगने वाले फोर्स का अगर परिणामी फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है अगर वो जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। दो टाइप का इक्विलिब्रियम, स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ अपन देख रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब F इजिकल टू के इंटू एक्स। जैसे अपन किसी भी वस्तु पे देखें फोर्स, जैसे स्प्रिंग पे आपने पढ़ा था ये फर्स्ट ईयर में, F इजिकल टू के एक्स। के वहाँ स्टिफनेस होती है और एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वहाँ स्टिफनेस स्प्रिंग की होती है, यहाँ स्टिफनेस किसकी होगी, स्टिफनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, और एक्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो F इजिकल टू के इंटू एक्स, ये अपना स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। यहाँ अपने जो मेन फोकस करेंगे वो करेंगे अपन मेन फोकस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि अर्थक्वेक के समय जो है बॉडी वो डायनेमिक कंडीशन में होती है। तो यहाँ देखो क्या फिगर शोज ए मास अटैच्ड टू द टॉप ऑफ ए कॉलम एंड सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन कॉज्ड ड्यू टू एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स Ft विच इज वेरिंग विद द टाइम। अभी ये मैं फिगर आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या कह रहा है कि एक मास है जो कॉलम के टॉप पे लगा हुआ है और जो कि वाइब्रेशन जिसमें हो रहे हैं किसके कारण, एक एक्सटर्नली फोर्स Ft के कारण। या डायग्राम पे आ जाए सीधा अपन एक बार कि ये एक कॉलम है, इस कॉलम के टॉप पे ये एक मास रखा हुआ है, इस मास पे ये कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है Ft। Ft का मतलब फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में फोर्स चेंज हो रहा है, जैसा कि अर्थक्वेक फोर्स होता है। अर्थक्वेक फोर्स में क्या होता है, समय के साथ वो चेंज होता रहता है, पहले ज्यादा इंटेंसिटी फिर धीरे 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 कम हो जाती है, या कई बार बढ़ती भी है फिर कम होती है। तो ये Ft यानी फोर्स जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगाया। जब एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगाओगे तो ये यहाँ जाएगा और फिर कुछ रीस्टोरिंग फोर्स होता है, उसकी वजह से ये वापस यहाँ आने की कोशिश करेगा। तो अभी आपने ये डायग्राम जिसमें एक कॉलम, उस पर एक मास लगा हुआ है, एक एक्सटर्नल फोर्स Ft लगाया जिसके कारण से ये डिस्प्लेस हो जाता है। द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द मास। अब इस मास पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो अपन ने अप्लाई किया है जो कि अर्थक्वेक फोर्स के रूप में होगा, जो अपने आप लगेगा अर्थक्वेक के समय। एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स यानी उसको रीस्टोर करने के लिए, और एक होता है डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो होता है कि जो इसकी मटेरियल पे बहुत सारी चीजें अपन देखेंगे आगे कि वो किस पे डिपेंड होता है। डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो इसकी मोशन जो हो रही है, मास की जो गति हो रही है उसको अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। अपन ऐसे कह सकते हैं एयर फ्रिक्शन टाइप में, कुछ एयर का कुछ फ्रिक्शनल फोर्स टाइप में लग रहा है और जो कि उसको क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। और एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है कि जैसे कोई स्ट्रक्चर को अपन ने ओरिजिनल पोजीशन से डिफॉर्म करने की कोशिश करी तो वो स्ट्रक्चर की स्टिफनेस के कारण वो वापस अपनी मूल अवस्था में आने की कोशिश करता है, और उसे अपन कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये तीन टाइप के फोर्स अपने इसमें लगते हैं जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, रीस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। अब अपने को समझेंगे कि कैसे ये लगते हैं। तो फिगर शोज द कॉलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास इज x एट एनी टाइम t। अपन ने देखा कि जब इस बॉडी पे ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ये क्या हो गई, विचलित हो गई। कितना डिस्प्लेसमेंट आया इसमें, x डिस्प्लेसमेंट। किसी t टाइम बाद इसका x डिस्प्लेसमेंट था। ऐसे ही अगर अपन इसकी वेलोसिटी कहें तो वेलोसिटी v होगी, एक्सेलरेशन कोई a ले लिया यानी v वेलोसिटी a एक्सेलरेशन के साथ ये डिस्प्लेस हो गई। At any time t, v is velocity and a is the acceleration of the mass at time t. It is clear that the column will tend to bring the mass back to its original position. यानी ये क्लियर है कि जैसे ही आप यहाँ से इसको यहाँ ले जाके आपने छोड़ा, अर्थक्वेक फोर्स से यहाँ लेके गए, ये जो कॉलम है ये इस मास को वापस क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। Thus, a restoring force is exerted by column is equal to the k into x। जैसे अपने स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को अपन दबाते हैं तो वो वापस क्या होगी, और जैसे ही अपन फोर्स हटाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, वो वापस क्या होगी, अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगी और वो फोर्स लगाती है F इजिकल टू के एक्स, जहाँ के डिस्प्लेसमेंट, F उसकी स्टिफनेस। तो वही सेम चीज यहाँ है कि एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो कि उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन को रिस्टोर करने के लिए काम आता है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, k इंटू एक्स, जहाँ k क्या होगी, उस कॉलम की स्टिफनेस होगी
और x क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट आया है। द मास विल कम बैक एंड गो टू द अदर साइड एंड वाइब्रेट। अब मास क्या होता है, वापस तो आ जाता है लेकिन वो वहां रुकता नहीं है इतना जल्दी, क्योंकि वहां रोकने वाला उसके पास इतना कोई फोर्स स्ट्रांग नहीं है। तो वो क्या होगा, वापस दूसरी साइड में चला जाएगा। ये वाला जैसे यहाँ आया, वापस इसको यहाँ लाने की कोशिश करी तो ये वापस इधर चला जाएगा, फिर इधर से वापस इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। इस तरीके से ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा। ये कई देर तक वाइब्रेट करेगा, फिर अपने आप ही यहाँ रुक जाता है। वो अपने आप क्यों रुकता है, उसको रोकने के लिए एक एयर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसे अपन कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। बट इन रियल फ्रिक्शन विद एयर, फ्रिक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ दिस सिस्टम और कनेक्शन एंड जंक्शन, यानी एक तो फ्रिक्शन लगता है एयर के बीच में, और एक पार्टिकल्स के जो कनेक्शंस होते हैं उन कनेक्शन के बीच में भी फ्रिक्शन लगता है। और उस फ्रिक्शन के कारण, जो कि मोशन का अपोज करता है, फ्रिक्शन हमेशा, फ्रिक्शन का रूल होता है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हो मैकेनिक्स में, फ्रिक्शन का रूल, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, उसमें यही होता है कि फ्रिक्शन हमेशा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा मोशन के विपरीत लगता है, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मोशन का अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा, और इसीलिए कुछ देर वाइब्रेशन के बाद जो सिस्टम है वो अपना रुक जाता है। और दीज फोर्सेज विच अपोजिट मोशन आर कॉल्ड एज डैम्पिंग फोर्स, यानी ये जो अपोज करते हैं फोर्स मोशन का, इन्हें अपन कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। अब ये डैम्पिंग फोर्स डिपेंड किस पे करते हैं, ये डैम्पिंग फोर्स डिपेंड करते हैं मटेरियल पे, मटेरियल्स पे, यानी किन मटेरियल से अपना सिस्टम बना हुआ है, नेचर ऑफ जॉइंट, जॉइंट कैसे हैं, फिक्स जॉइंट है, हिंज है, रोलर है, किस टाइप के जॉइंट्स है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है, जिसे होता है ना गुड क्वालिटी है, पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज, पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की हुई है, एंड टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन कैसी है, क्योंकि अर्थक्वेक है वो नीचे ही आता है, जनरेट होता है, इसलिए फाउंडेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डैम्पिंग फोर्स को डिफाइन करने में। द डैम्पिंग फोर्स कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली ओनली, डैम्पिंग फोर्स है उसे अपन एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकली अपन इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी स्ट्रक्चर भी इतनी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अपन एक इसका कोई फिक्स है, एक चीज़ से अपन नहीं कह सकते कि थ्योरेटिकली इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। इसको प्रैक्टिकली अपन निकाल के ही बता सकते हैं कि ये इतना वैल्यू आएगा, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, हर एक फील्ड कंडीशन के हिसाब से, साइट कंडीशन के हिसाब से डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू बदलती रहती है। इट इज generally taken as proportional to the velocity of the mass system and called as viscous damping। जनरली ये क्या करते हैं, अपन इसका एक ही पार्ट काम में ले लेते हैं विस्कस डैम्पिंग का, जिसमें अपन कहते हैं कि ये जो है डैम्पिंग फोर्स, ये जनरली वेलोसिटी ऑफ मास सिस्टम जो है उसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी जिस मास की जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही उसमें डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा। ये अपन एज्यूम कर लेते हैं थ्योरेटिकली इसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना होता है इसको, तो अपन थ्योरेटिकली फाइंड आउट करने के लिए कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, और वो एजम्पशंस अपना ये है कि अपन इसको विस्कस डैम्पिंग मानते हुए सिंपल इसको मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल रहेगा। ये अपने जो डायग्राम अपन ने देखा था डैम्पिंग इक्विलिब्रियम का, ये इस तरीके से है। ये फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, इसका स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम होते होते ये डिक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेस्पेक्ट में, समय के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी एक बार ये इतना दूर है तो दूसरी बार हो सकता है इससे थोड़ा सा कम आएगा, तीसरी बार इससे थोड़ा और यहाँ कम आएगा, चौथी बार और कम, और ऐसे ऐसे लास्ट में जाते जाते एक समय ऐसे आएगा जब ये रुक जाएगा। और ये कम किसकी वजह से होता है, ये डैम्पिंग फोर्स के कारण ये कम होता है। और ये मोशन वाइब्रेट किसके कारण करता है, रीस्टोर फोर्स के कारण। एक्सटर्नल फोर्स लगता है, वो अगर हट गया तो भी रीस्टोर फोर्स के कारण ये वाइब्रेट करता रहेगा। ये अब अपने इसका थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन देखते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो किस तरीके से यहाँ काम करेगा। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो क्या कहलाता है, क्या कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, यानी किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाया है उसका रिजल्टेंट जो है, परिणामी बल है, वो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ कहलाता है, F इजिकल टू ma जिसे अपन बोलते हैं। तो ये रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, Ft इधर लग रहा है, मोशन इधर हो रही है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। ऐसे ही डैम्पिंग फोर्स भी मोशन के विपरीत दिशा में लगेगा, तो ये दोनों माइनस हो गए, Ft माइनस Fr माइनस Fd इजिकल टू
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी न्यूटन का सेकंड नियम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एफ। ये एफ क्या है? रिजल्टेंट फोर्स है, क्योंकि एक एफ टी इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ आर और एफ डी दोनों इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। रिस्टोरिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स दोनों ही मोशन की विपरीत दिशा में लगते हैं, तो ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इसीलिए माइनस हो गए। इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट को उसको अपन क्या लिख सकते हैं? डी, मोमेंटम जो अपना होता है संवेग, वो होता है एम वी, द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी, संवेग। तो मास ये m इंटू वी और d अपॉन dt, ये हो गया इसका आउटलाइन, जिसे अपन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। अब जो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं अपने, उसमें मास क्या होता है? कांस्टेंट, m कांस्टेंट होता है स्ट्रक्चर का। बिल्डिंग का अर्थक्वेक के समय ऐसा तो है नहीं कि मास कम या ज्यादा हो गया, मास तो वही रहेगा। तो मास को अपन बाहर ले लिया, आउटलाइन किसका हो गया? dv अपॉन dt, और जो dv अपॉन dt है v अपॉन ये, यानी वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसे अपन कहते हैं त्वरण। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया m इंटू ए। तो ये फोर्स बन गया एफ टी, और ये जो एफ आर यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो कि अपन ने देखा था, k इंटू एक्स, के स्टिफनेस, x डिस्प्लेसमेंट, माइनस एफ डी डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स को अपन यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि ये विस्कस डैम्पिंग होगी और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल रहेगी, तो प्रोपोर्शनल का निशान अपन हटाते हैं तो ये आ जाता है सी वी, सी इंटू वी वेलोसिटी था ही, और साथ में क्या आ गया? कांस्टेंट c, जिसे अपन डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग या डैम्पिंग कांस्टेंट या डैम्पिंग कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, c को, इंटू v इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया? ma। तो ये अपनी इक्वेशन बन गई एफ टी, इसको उधर ले जाओ दोनों को, तो प्लस हो जाएगा ma प्लस सी वी प्लस के एक्स, जहाँ m बॉडी का मास है, a बॉडी का एक्सेलरेशन है, जो बॉडी वाइब्रेटिंग कर रही है उसका एक्सेलरेशन त्वरण, c डैम्पिंग कोफिशिएंट है, v वेलोसिटी है उस बॉडी की जो वाइब्रेट कर रही है, k स्टिफनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, x डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर और वाइब्रेटिंग बॉडी, उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इक्वेशन है, ये कहलाती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन एफ टी इज इक्वल टू एम ए प्लस सी वी प्लस के एक्स। अपने यहाँ अर्थक्वेक के समय ये जो एफ टी है यहाँ क्या हो जाएगा? अर्थक्वेक फोर्स हो जाएगा। एफ टी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी वैल्यू के एक्स होती है, एफ डी डैम्पिंग फोर्स जिसकी वैल्यू सी वी होती है, और सी जो है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग या डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये था अपना इक्विलिब्रियम के बारे में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो आज अपन ने पढ़ा है। मैं वापस से थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। एक तो रिस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, तीन फोर्स लगते हैं किसी भी बॉडी में जो कि वाइब्रेट करती है, और इन तीनों को अपन ने समझा कैसे तीनों होते हैं। रिस्टोरिंग का मतलब जो बॉडी को रिस्टोर करने के काम आता है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। डैम्पिंग फोर्स जो है वो गति का विरोध करता है, जो कि एयर फ्रिक्शन जॉइंट पे जो फ्रिक्शन लगते हैं उसकी वजह से लगता है। और एक्सटर्नल फोर्स जो कि अपन अप्लाइड करते हैं यहाँ थ्योरेटिकल चीज़ों के लिए, प्रैक्टिकली जब ये फील्ड में होता है तो ये अर्थक्वेक फोर्स लगता है। और इससे अपन ने ये इक्वेशन बनाई, इक्वेशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये इक्वेशन भी आपको ध्यान होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एफ टी इज इक्वल टू एम ए प्लस सी वी प्लस के एक्स। तो ये अपना डायनेमिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस थी। तो यहाँ से अपन ने ये देखा पूरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम आज क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्ट्रक्चर में किस तरीके से उसका काम होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो अपना आएगा वो आएगा इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक मोशन ऑन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर पे अर्थक्वेक मोशन का इफेक्ट कैसे होता है। यानी ये इक्वेशन जो अपन ने ये अपनी एक जनरल अपन एक कॉलम और उसके मास के अकॉर्डिंग किया, ये पूरे स्ट्रक्चर पे कैसे ये इक्वेशन अप्लाई करेगी, उसका क्या इफेक्ट रहेगा, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, जरूर उनको शेयर करें, उनको भी बताएं, ताकि उनको भी ये लगे कि हाँ कुछ ये हो रहा है, कुछ चल रहा है, तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।